मित्रों, एडवांस ज्योतिष के 20वें भाग में एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च सेंटर उत्तराखंड के मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय भारत। बालारिष्ट योग के विषय में अब आगे बढ़ते हैं। आपको अच्छी तरह सीखना चाहिए इनको। ये फलादेश में बहुत लाभकारी हैं। जब तक आप किसी जातक की आयु निर्णय करने में सक्षम न हो सकें स्थूल रूप से, तब तक फलादेश करने का कोई फायदा नहीं है। आप उपहास के पात्र भी बन सकते हैं। अगला योग है सूर्य व चंद्र अष्टम भाव में बैठे हों और उन पर किसी भी प्रकार के शुभ ग्रह का दृष्टि या युति से कोई शुभ प्रभाव न हो। चौथे या नवें स्थान में राहु हो, सातवें स्थान में मंगल हो और द्वितीय स्थान में गुरु स्थित हो, लेकिन गुरु और बलि शुक्र केंद्र से बाहर हो। सभी ग्रह शुभ ग्रहों के प्रभाव से रहित हों, पाप प्रभाव में हों, तो जातक को योगारिष्ट होता है। अगला योग है शुभ प्रभाव रहित तथा पाप प्रभाव से युक्त होकर केंद्रों में, अधिकतम केंद्रों में पाप ग्रह हों। उन पर किसी भी प्रकार के शुभ ग्रहों को प्रभाव न हो, बल्कि पाप ग्रहों का ही प्रभाव हो। लग्नेश अष्टम स्थान में निर्बल हो, चंद्र लग्न का स्वामी भी अशुभ प्रभाव में हो, उस पर कोई शुभ प्रभाव न हो, कोई अन्य बलि शुभ ग्रह केंद्र में न हो, तो यह भी जातक के लिए योगारिष्ट होता है। अगला योग है चंद्रमा से 8वें स्थान में पाप ग्रह बैठा हो और उसमें पाप प्रभाव भी हो, शुभ प्रभाव न हो, और अन्य समस्त शुभ ग्रह 3, 6, 9 और 12 भाव में बैठे हों तथा छठे और 8वें स्थान में क्षीण चंद्रमा बैठा हो, पक्ष बल में निर्बल चंद्रमा, तो यह भी योगारिष्ट होता है। अगला योग है लग्न में सूर्य और मंगल की युति हो, चाहे लग्न कोई भी हो, और उसमें शुभ प्रभाव न होकर पाप प्रभाव हो। नवम या पंचम में चंद्रमा क्षीण निर्बल चंद्रमा हो तथा किसी भी चर राशि के पंचम नवांश में निर्बल गुरु केंद्र कोण से बाहर हो। शुक्र बलि होकर केंद्र में न हो, तो यह भी एक योगारिष्ट होता है। अगला योग है सभी केंद्रों में पाप ग्रह बैठे हों, चंद्र या अन्य शुभ ग्रहों की दृष्टि से रहित हों, युति से रहित हों तथा चंद्रमा क्षीण चंद्रमा पाप प्रभाव में होकर छठे या 8वें स्थान में हो, तो यह भी एक योगारिष्ट होता है। अगला योग है सभी केंद्रों में, अधिकतम केंद्रों में पाप ग्रह हों तथा लग्न में सूर्य और चंद्र की युति हो। सूर्य चंद्र की युति होगी तो आप निश्चित रूप से जानिए कि अमावस्या के आसपास ही होती है। चंद्रमा बिल्कुल निर्बल होगा और सभी ग्रह पाप प्रभाव में हों, केंद्र में कोई बलि शुभ ग्रह न हो, तो यह भी योगारिष्ट होता है। अब अगला योग है सभी ग्रह पाप ग्रहों की राशि में हों या पाप ग्रहों के नवांश में हों और उन पर शुभ प्रभाव न हो, अष्टम में कोई ग्रह न हो, केंद्र में शुभ ग्रह होने पर भी योगारिष्ट हो जाता है। अगला योग है क्षीण चंद्रमा अष्टम स्थान में पाप ग्रह के साथ बैठा हो तथा अष्टमेश केंद्र में हो, लग्नेश निर्बल हो तथा केंद्र में कोई भी बलि शुभ ग्रह न हो, तो यह योगारिष्ट होता है जातक के लिए। लग्न में मंगल हो तथा अन्य किसी भी केंद्र में शनि हो व सूर्य हो, उन पर किसी प्रकार का शुभ ग्रह का प्रभाव न हो,
लग्नेश निर्बल होकर कमज़ोर हो, बलि शुभ केंद्र में न हो तो यह भी जातक के लिए योगारिष्ट होता है। अगला योग है द्वितीय भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में पाप ग्रह बैठे हों, राहु और चंद्र का संबंध उनसे न हो तथा शुभ प्रभाव से रहित हों। ये दूसरे 8वें और 12वें में भाव में बैठे हुए ग्रह तथा केंद्र में कोई बड़ी शुभ ग्रह न हो तो यह भी जातक के लिए योगारिष्ट होता है। अगला योग है सभी शुभ ग्रह 3, 6 और 12 स्थान में हों तथा अष्टम में शनि और चंद्र की युति हो, शनि निर्बल हो, वक्री हो या केतु से दुष्प्रभावित हो तो योगारिष्ट होता है। तो मित्रों, आज योगारिष्टों का प्रकरण संपन्न हुआ, परंतु इनका अंधानुकरण करके एकदम भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद आपको अरिष्ट भंग योगों के बारे में बताया जाएगा। अगर एक भी अरिष्ट भंग योग कुंडली में बन रहा है तो इन बालारिष्ट और योगारिष्टों के अरिष्ट को भंग कर देता है और जातक को पूर्ण आयु, जो भी उसका आयु खंड आता है, जो दीर्घायु के योग तो मैं आपको बता चुका हूँ, अल्प और मध्य आयु के योग बताऊँगा, उस खंड तक उसका जीवन होता है। आज के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर अपने अमूल्य विचार भी देंगे। धन्यवाद।